एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और आज के वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, ये मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं? 2l मानते हैं, l और l। ठीक बच्चों, अब यहां पर सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव तो ये हो गया। अब यहां वर्ड लिखा है निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। किसी भी द्विध्रुव में अगर उसका लंब अर्धक खींच दिया जाए, बच्चों लंब अर्धक का मतलब क्या हो जाता है? लंब अर्धक का मतलब है कि मान लो ये एक विद्युत द्विध्रुव मान ले, ठीक बच्चों, इसको ऋणावेश मान ले, उसको धनावेश मान ले। तो लंब अर्धक का मतलब बच्चों हो जाता है कि बिल्कुल इसके बीच में एक ऐसी रेखा जो इसकी अक्ष से कितना कोण बनाए? इसकी अक्ष से कोण बनाए 90 डिग्री का। नहीं, ये वाला जो कोण है बच्चों ये कितना हो? ये आ जाए 90 डिग्री का। ठीक, 90 डिग्री का कोण बनाए और बिल्कुल बीच में से होकर पास हो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरह की जो रेखा बना दी मैंने बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ये कहलाता है लंब अर्धक, और इसको कहा जाता है निरक्ष। इसको क्या कहते हैं बच्चों? निरक्ष। अच्छा, निरक्ष बच्चों हर तरफ होगा। निरक्ष का मतलब बच्चों क्या होगा? देखो, ये भी निरक्ष है, ये भी बनाएंगे तो ये भी तो लंब अर्धक हुआ, ये भी निरक्ष कहलाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि निरक्ष एक नहीं होता, निरक्ष अनंत होते हैं। ये भी निरक्ष, ये भी निरक्ष, ये भी सबके सब क्या होंगे? निरक्ष होते हैं। और इस निरक्ष पर अगर कोई बिंदु मान लिया जाता है तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु को बच्चों कहा जाता है निरक्षीय स्थिति। तो ये मेरे पास एक निरक्षीय स्थिति है P, और मुझे क्या करना है बच्चों? इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों निकालेंगे कैसे? यहां पर देखो बच्चों दो आवेश हैं, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र बच्चों किसके कारण होगा? यहां पर एक विद्युत क्षेत्र इस धन आवेश Q के कारण होगा, और जिसकी दिशा होगी बच्चों इस तरह से। इसको मैं बोल देता हूं EA। इस बिंदु को बच्चों मैं A बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं B। तो A बिंदु पर जो धन आवेश है बच्चों, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस तरह से आ जाएगी। क्योंकि बच्चों धन आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? बाहर की तरफ। धन आवेश में विद्युत क्षेत्र हमेशा बच्चों बाहर की तरफ होता है। अच्छा, अब इस बिंदु पर ऋण आवेश की भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश के कारण कैसे होगी? देखो, तो अगर मैं इसको मिला दूं तो ऋण आवेश में बच्चों विद्युत क्षेत्र जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ऋण आवेश में बच्चों अंदर की तरफ होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी EB। और बच्चों EB का मतलब हो जाएगा B बिंदु पर जो माइनस आवेश है बच्चों, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अब आगे देखते हैं बच्चों। यहां पर अगर मैं इसको x अक्ष मान लूं और बच्चों इसको मैं कह दूं y अक्ष, इसको x अक्ष और इसको y अक्ष, इस कोण को कह देते हैं थीटा। तो बच्चों ये कोण भी कितना हो जाएगा? बच्चों ये कोण भी देखो थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर कुल कैसे निकालें? कुल निकालने का तरीका क्या होगा? तो बच्चों कुल निकालने के लिए हम इन दोनों सदिशों के घटक मानेंगे। कैसे घटक मानेंगे ये भी सीखते हैं बच्चों। घटक मानने का तरीका क्या हो जाएगा? तो इसको थोड़ा यहां बनाते हैं बच्चों। देखो, ये अपने पास क्या हो गया? ये हो गया EA, और बच्चों ये क्या हो गया अपने पास? ये हो गया EB हो गया बच्चों। अब ये क्या माना था बच्चों मैंने? ये मैंने मान लिया था x अक्ष, और ये बच्चों मान लिया था मैंने y अक्ष मान लिया था। ठीक बच्चों, अब इस कंडीशन में अगर ये कोण थीटा है तो बच्चों ये कोण भी देखो थीटा होगा। होगा नहीं? देखो, जैसे ये समानांतर हो गया और ये, तो अगर ये कोण थीटा है ये वाला देखो, तो ये कोण भी थीटा होगा। देखो, है कि नहीं दोनों? तो ये कोण हो गया बच्चों थीटा, और ये कोण थीटा है तो ये कोण भी बच्चों थीटा होगा। देखो ध्यान से। ठीक, जैसे ये मान लो बना लिया और ये बना दिया मैंने, तो ये कोण थीटा है जैसा कि ये है बच्चों, तो ये वाला कोण भी बच्चों कितना होगा? थीटा कोण हुआ। ठीक बच्चों, अब घटक करेंगे। आप घटक करते हुए याद रखो, क्या याद रखोगे? का से कोण और का से कॉस। क्या बोला मैंने? का से कोण और का से कॉस।
इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि जो कोण की दिशा में घटक होता है वो कॉस वाला घटक होता है, ई ए कॉस थीटा। तो ई ए का घटक बच्चों का से कोण, का से कॉस, तो ई ए का थीटा कोण की दिशा में घटक हो गया ई ए कॉस थीटा। और बच्चों दूसरा घटक हो जाएगा ई ए साइन थीटा, ऊपर की तरफ आ गया। देखो बच्चों अब आ जाओ ई बी का घटक, इस दूसरे वाले सदिश का घटक, इसका कोण भी थीटा। अच्छा भी क्या सिखाया था? का से कोण और का से कॉस। तो इसका भी कोण की दिशा में बच्चों घटक क्या आएगा? ई बी का इधर घटक क्या आएगा? का से कोण, का से कॉस, तो ये भी हो जाएगा ई बी कॉस थीटा बच्चों। और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई बी साइन थीटा। ठीक बच्चों? अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली बात एक और आ गई। देखो बच्चों यहां पर बच्चों ई ए और ई बी बराबर होगा। यहां पर बच्चों क्या होगा? ई ए और ई बी का मान बच्चों क्या होगा? बराबर होता है। क्यों बराबर है? देखो भाई दोनों आवेश तो क्यू हैं और दोनों की दूरी भी बराबर है। ये एल है और अगर मैं इसको आर दूरी मान लूं बच्चों तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाइथागोरस की प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस की प्रमेय होती है ना कि कर्ण किसके बराबर होता है? कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। ऐसी ये भी देखो बच्चों ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी ये हो जाएगी, ये भी पाइथागोरस की प्रमेय से आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। तो देखो दोनों आवेश बच्चों बराबर हैं और दूरियां भी बराबर हैं, तो दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर होंगे। कौन कौन बराबर होंगे? संख्यात्मक रूप से बच्चों, संख्यात्मक रूप से बच्चों ई ए किसके बराबर होगा? ई बी के। अच्छा क्योंकि बच्चों ई ए और ई बी बराबर हो गए तो ई एक साइन थीटा ऊपर खींच रहा है, ई बी साइन थीटा नीचे है और दोनों बराबर है। तो एक ऊपर खींचे एक नीचे खींचे और दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों घटक आपस में क्या होंगे? कट जाते हैं। ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा के प्रभाव को खत्म कर देता है। तो भाई देखो चार थे, 1 2 3 और 4, और इन दोनों में से ये दोनों लड़के खत्म हो गए। तो केवल क्या बचा? अब बचा केवल क्या? दो घटक बचे। कौन कौन से बच्चों? ई ए कॉस थीटा बच्चों और एक बचा ई बी कॉस थीटा। ठीक। अच्छा ये कौन सा बिंदु था? पी बिंदु की बात चल रही थी बच्चों। अच्छा अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, अब हम घटकों से समझ चुके हैं कि P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या बचेगा? वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा और प्लस बच्चों ई बी कॉस थीटा। अच्छा अब ई ए और ई बी तो बराबर है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा और प्लस ई ए कॉस थीटा। मैंने ई बी को भी ई ए लिख दिया, चलो ठीक है। अच्छा अब ई ए और ई ए तो ये हो जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा। अच्छा अब यहां पर बच्चों बात आई इनका मान लगाने की बच्चों, तो ई पी कितना हो गया? 2। अब ई ए कॉस थीटा, ई ए का मतलब क्यू आवेश से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र, तो यह सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बटे दूरी का स्क्वायर। सूत्र होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू और आर स्क्वायर मतलब दूरी की बात हो रही है, तो दूरी में किसका वर्ग हो जाएगा बच्चों? दूरी में वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों। अब बचा देखो मैंने 2 की जगह 2 लगा दिए, ई ए का मान लगा दिया पूरा। अब बचा कॉस थीटा। बच्चों कॉस थीटा कितना होता है? त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। तो बच्चों आधार कितना हो गया? आधार तो हो गया एल हो गया बच्चों, और कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। ठीक बच्चों। अब देखो जरा इस कंडीशन में ईपी कितना हुआ? अब यहां लिख देते हैं, देखो इसको ईपी कितना हो गया? ये आ गया। अब देखो ऊपर क्या है? 2QL। ऊपर क्या है? 2QL। तो ये लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L। ये हो गया ना बच्चों Q इंटू 2L, 2 और L 2L। और बटे में देखो
इसका स्क्वायर करो बच्चों, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका वर्गमूल हट गया, लेकिन ये ऐसे ही रहा। अच्छा बच्चों, वर्गमूल का मतलब कितनी घात होता है? कहीं भी बच्चों वर्गमूल अगर लिखा होता है तो वर्गमूल की मतलब होता है 1/2 घात। जैसे मान लो x का वर्गमूल है, तो बच्चों x के वर्गमूल का मतलब होता है x की घात 1/2। ठीक, तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल है, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। अच्छा बच्चों, गुणा में क्या होता है? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, घातें क्या होंगी, जुड़ जाती हैं। अच्छा, q इंटू 2l क्या हो गया? q इंटू 2l आपने, मैंने इस वाले पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है या इसमें कुछ कमी लग रही है आपको नहीं, तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो q इंटू 2l बच्चों क्या हो गया? ये हो गया p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण q इंटू 2l, ये पूरा क्या हो गया, p हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये क्या होगा, यहां से बच्चों ध्यान देना, ये इसकी पूरे ब्रैकेट की घात 1 और इसकी घात 1/2, इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2, और 1 और 1/2 जुड़कर हो जाएगा 3/2, होगा ना? 1 और 1/2 जुड़कर कितना होगा, 3/2। तो ये पूरी घात दोनों की मिलाकर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। तो ई निरक्षीय, यानी निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसे कहा जाता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अच्छा, अब साथ में एक पॉइंट और समझ लेते हैं। देखो, आदर्श द्विध्रुव के लिए, आदर्श द्विध्रुव बच्चों, जैसे ही आदर्श द्विध्रुव कहा जाएगा तो आदर्श द्विध्रुव में आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाता है एल स्क्वायर। बच्चों, आदर्श द्विध्रुव किसको कहते हैं? जिसमें इन दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटी हो। तो आर स्क्वायर किससे बड़ा हो जाएगा, एल स्क्वायर से। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, ई निरक्षीय कितना हो जाएगा, ई निरक्षीय, यानी किसी आदर्श द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बच्चों देखो कितना हो जाएगा, ई निरक्षीय हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। अब यहां पर तुमने एल स्क्वायर को हटा दिया, तो आर स्क्वायर की घात कितनी हो गई बच्चों, आर स्क्वायर की घात हो गई 3/2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो ई निरक्षीय बच्चों कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की घात 3।